सभी विद्यार्थियों का भारतीय विज्ञान कृषि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है तथा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज नेक्स्ट वीडियो के साथ लग रहे हैं। देखो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसमें दो पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। पहले फिजिकल ज्योग्राफी होता है, भौतिक भूगोल, और सेकंड है राजस्थान का भूगोल। तो आपका फर्स्ट ईयर जो भूगोल है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस हैं उनमें कंप्लीट हो गया है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। अब हम आज सेकंड पेपर है तो राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की मैं बुक बना देता हूँ, अगर लाना चाहते हो। दो बुक चलती है जो अच्छी वाली है, एक तो हरिमोहन सक्सेना तथा एला भल्ला की बुक है, वो कंपटीशन के लिए भी बेस्ट है और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए भी बेस्ट है। तो आप दोनों में से अगर बुक खरीदना चाहते हो तो दोनों में से एक बुक अगर ला सकते हो, और नोट्स अगर ले सकते हो तो नोट्स कॉलेज में आके बता देना तो नोट्स भी ले सकते हो। तो हम सेकंड बुक है राजस्थान की ज्योग्राफी वो स्टार्ट करते हैं। उसका यूनिट है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है पहला राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बन के आया है, कम से कम 4 या 5 परीक्षाओं में 4 या 5 बार रिपीटेशन होता हुआ आया हमेशा ये प्रश्न। तो देखो प्रश्न क्या आता है, राजस्थान के भौतिक खंडों की विवेचना कीजिए और उपयुक्त रेखाचित्र से बताइए। यानी इसका आपको डायग्राम बनाना है और उसके रेखाचित्र बताने हैं कि कौन कौन से राजस्थान के भौतिक प्रदेश होते हैं। तो देखो भौतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए तो हम विशेष रूप से इसमें अलग तरह से एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो सभी भौतिक प्रदेशों का वर्णन पूछ लेता है, कभी कभी पर्टिकुलर एक भौतिक प्रदेश का वर्णन पूछता है। देखो क्वेश्चन किस हिसाब से है, वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा हालांकि पठार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कभी कभी प्रश्न में पर्टिकुलर एक का वर्णन पूछ लिया जाता है, कभी कभी टोटल विस्तार से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे मैं थोड़ा पहले परिचय दे देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। परिचय के बारे में बता देते हैं पहले। राजस्थान राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 3 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच में ये है इसकी अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति। आप इसको लिख लीजिए या नोट ले लीजिए। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार होता है। यानी राजस्थान की जो आकार की बात की जाए तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पतंगाकार होता है। अब बात करें राजस्थान शब्द सौरपट्टन। राजस्थान शब्द सौरपट्टन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कंपटीशन में पूछा जाता है, हर ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में, ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन। तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसको गा दिया होगा। उसके बाद देखो कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने 1869
1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक उन्होंने एक बुक लिखी थी एनॉल एंड एंटीक्विटीज, एनॉल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान, या इसका नाम चेंज करके बाद में दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बता देता हूं, दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में, यानी इस बुक के अंदर उन्होंने राजस्थान के रजवाड़ा, राजपूताना, रायसान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने अपनी बुक के अंदर किया था। मैं बता रहा हूं, आप इसको साथ में लिखते रहिए। ठीक है, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किमी है, यानी जो टोटली बाउंड्री है परिधि है वो सीमा बता रही है, किमी लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किमी है। 3,42,239 वर्ग किमी है, जो भारत के लगभग, ये भारत के क्षेत्रफल के 10.43% क्षेत्रफल के बराबर है। यानी भारत का लगभग 10.41% आता है। तो ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको बनाते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ठीक है, ये हो गई इसकी स्थलीय सीमा, क्षेत्रफल हो गया, ये भारत का हिस्से। इसकी बात, इसके आगे बात करते हैं। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी में गुजरात तथा पश्चिम में व उत्तर पश्चिम में दिशा में पाकिस्तान स्थित है। मैं बात इसका एक डायग्राम बना देता हूं आपको, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की बीकानेर की कपड़े के समान की कटंगाकार है, इसकी ये भौतिक संरचना लगभग समान है। तो इसमें हम बात करते हैं, ये तो उत्तरी कोण हो गया और ये दक्षिणी कोण हो गया, यहाँ पे ये इसका पश्चिमी कोण हो गया तथा ये पूर्वी कोण हो गया। तो आपको चारों कोण अगर बताया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। उत्तरी कोण में यहाँ पे है गंगानगर का कोना ग्राम, पूर्व में है धौलपुर का सिलान गांव, राजा खेड़ा तहसील है, तथा दक्षिणी कोण बांसवाड़ा के बोलपुर ग्राम, कुशलगढ़ तहसील का, तथा जैसलमेर के संत तहसील का कटरा गांव का पश्चिमी क्षेत्र है। अगर हम राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की स्थिति की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो ये लंबाई चौड़ाई है 826, तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है किमी, तथा पूर्व से पश्चिम की है 869, ये किमी लंबाई है। तो राजस्थान की एक ऊपर से दक्षिण तथा कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो 23 डिग्री 30 मिनट
नेट है, ये करंट रेखा, ये करंट रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा लगभग यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये सीमा 1017 किमी है जो पाकिस्तान से लगी है। यहाँ पे आ जाता है पाक सीमा से लगी हुई है। इसका प्रारंभ गंगानगर के हिंदुमल रोड से, यहाँ से गंगानगर के हिंदुमल रोड से दक्षिण में बाड़मेर के साहबगढ़, बाड़मेर के साहबगढ़, बाड़मेर के साहबगढ़ से जाकर समाप्त होता है। राजस्थान के भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश की दर्शनीय विशेषताओं से संबंधित 3 शब्द है, मरु, मेरु एवं माल। इसे संबंध प्रदर्शित करते हैं। मरुस्थल को, मेरु उच्च पर्वतीय क्षेत्र को, माल पठारी भाग को दर्शाता है। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों अंगारा लैंड, गोडाउन लैंड से विभक्त था। इन 2 भूखंडों के मध्य पैसिफिक महासागर था। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी व उत्तरी भाग पैसिफिक नामक महासागर का ही अवशेष है तथा राजस्थान के अरावली पर्वत एवं दक्षिणी पठार गोडावरी लैंड के ही भाग थे। अब इसके हम ये तो था परिचय के अंदर, अब बात करते हैं इसके भौतिक प्रदेश की। तो भौतिक प्रदेश की हिस्ट्री में आपको बता देते हैं। देखिए, आपने ये बना लिया होगा या इसको बना लिया होगा, उदाहरण के लिए देखो भौतिक प्रदेश है तो सर्वप्रथम पहली भौतिक प्रदेश ये रह सकता है। ये रह जाता है। अब देखो इसको मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो नंबर मैं आपको बताता हूँ, नंबर 5 भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय, ठीक है। नंबर 2 है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा थर्ड है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तथा फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये मुख्य रूप से 4 भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो ये मुख्य रूप से है। तो ये हो गया नंबर 5 शुष्क प्रदेश तथा सेकंड है आर्ट शुष्क या यूनी बेसिन और तीसरा है अरावली। यहाँ पे ये दूसरा है तथा ये तीसरा है और ये फोर्थ पार्ट पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो हाड़ौती का पठार वाला भाग है ये हाड़ौती के पठार वाला भाग है। ठीक है, तो अब मैं इसको सहजता से समझा रहा हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा चाहो और ये बना के लिया होगा। देखो नंबर 5 है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी की उत्तर पश्चिम और पश्चिम में फैला हुआ है। यह जो एवं आर्द्र मरुस्थलीय प्रदेश है, यह मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम दिशा में पूर्व की ओर लगभग
640 की 640 की भी अब अलग अलग यहाँ पे बुकों में आपको डिफरेंस मिलेगा, कंफ्यूज मत होना कि कई बुकों में थोड़ा अलग दे रखा होता है, जैसे 644 की दे रखा है कई जगह पे, दरोल में आपको 644 मिलेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं, ये बुकों की में दे रखा है। और अब जो बल्ला की बुक है उसमें 640 है। लंबे लंबे शताब्दी से पूर्व की ओर लगभग 300 की भी तथा पूर्व से की 300 की क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किमी में फैला है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले सम्मिलित किए गए हैं। ये 12 जिले हैं। कई बुकों में 13 जिले, एक किरोई को भी सम्मिलित किया जाता है, तो अलग बुक में आपको 13 जिले भी मिलते हैं, किरोई से 13 जिले। थार का रेगिस्तान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पर सांस्कृतिक भिन्नता रखने वाला रेगिस्तान है। रेगिस्तान का औसत तापमान यहाँ का, अगर औसत तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 0 डिग्री से लेकर 50 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है सेंटीमीटर। इसमें 2 चीज आती है, 0 डिग्री से लेकर 50 सेमी सीमा रेखा तक जिसको कहा जाता है वो बागर कहा जाता है, तथा 0 to 25 डिग्री से 25 सेमी से 50 सेमी तक इसे खादर कहा जाता है, खादर कहा जाता है। कुल रेगिस्तान का 58% भाग राजस्थान में है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। 61.11% राजस्थान के क्षेत्रफल के भाग में स्थित है। सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को भी नियमित करता है, क्योंकि मुख्य रूप से जब वर्षा कालीन यानी वर्षा होती है तो इसी क्षेत्र में न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। परिणाम स्वरूप सागरों से की ओर पवनें चलती है, मरुस्थल की ओर बढ़ती मानसूनी पवनें देश के अन्य भागों में वर्षा करती हुई जब यहाँ तक पहुँचती है तो उनमें नमी कम रह जाती है और अल्प वर्षा हो जाती है। यानी पवनें समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर चलकर आती है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में चली जाती है, क्योंकि अरावली पर्वत एक महत्वपूर्ण दर्रा है, महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो बनी रहती है, तो उसके समानांतर पवनें निकल जाती है तथा असम की गोरा जैसी पहाड़ी वहां से टकराकर वापस रेगिस्तान की तरफ मुड़ती है, तो वहां तक आते आते वो वर्षा बिल्कुल खाली हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम वर्षा हो पाती है। डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने रेगिस्तान को रुक्ष क्षेत्र कहा है। ईश्वरी प्रकाश ने रुक्ष क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है, तो ये भी प्रश्न ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। जहाँ वनस्पति अगर देखने को मिलती है तो मरुद भी कांटेदार झाड़ियां, सेवन घास आदि वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान मरुस्थल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उप भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो उप भौतिक प्रदेश उपभौतिक प्रदेश है, तो नंबर पहला कहते हैं महान मरुभूमि, नंबर फर्स्ट है वो है महान मरुभूमि। नंबर सेकंड है वो है भारतीय क्षेत्र में बीकानेर चट्टानी प्रदेश। नंबर थर्ड है वो है लघु मरुस्थल। तथा फोर्थ है वो है अर्ध मरुस्थल।
राजस्थान मरुस्थल के सुदूर पश्चिम में स्थित महान मरुभूमि बालुका स्तूपों से ढकी है तथा भारत पाक सीमा के सहारे सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। इसे ईर्ग या रेतीला मरुस्थल भी कहा जाता है। ईर्ग या रेतीला मरुस्थल। इस महान मरुभूमि को क्या कहा जाता है? क्या रेतीला मरुस्थल, ये ध्यान रखना। दूसरा है भारतीय जैसलमेर बीकानेर जो चट्टानी प्रदेश है वो है। महान मरुभूमि के पूर्व में यह प्रदेश स्थित है जो बालुका स्तूपों से सर्वदा मुक्त है और यहाँ बड़ी संख्या में अनावृत चट्टानी तेल समूह पाए जाते हैं जिसे हम्मादा या पथरीला रेगिस्तान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम्मादा, हम्माद या हम्माद, पथरीला रेगिस्तान, पथरीला रेगिस्तान। ठीक है। इसके बाद में थर्ड है वो है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत है। फोर्थ है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश यह प्रदेश लूनी नदी के जल प्रवाह क्रम में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में भीलवाड़ा, सांभर तथा अन्य खारी लवणीय जिले हैं। अब ये तो हो गए चारों। अब है रेतीले पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन दो मुख्य उप इकाइयों में किया जाता है। रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है, और पहला है मरुस्थली बालुका स्तूप प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क मैदानी अथवा बांगर। इसको पुनः चार भागों में बांटा जाता है। लूनी बेसिन, गोदावरी प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान या नागौरी प्रदेश या गंगा नदी। रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली 25 सेमी सीमा और 25 सेंटीमीटर सीमा रेखा है। अब देखो यहाँ पे इसको जो पश्चिमी रेतीला मैदान को उनके दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 5 है रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान इसमें 5 है वह है मरुस्थली। मरुस्थली यह बीकानेर जैसलमेर पूर्व पश्चिमी नागौर के कुछ भागों और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें कुछ ऊंचे भाग और ईयोटिन चट्टान मुख्यतः सोने के पत्थर की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। यह प्रदेश कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान सीमा रेखा तक पहुंचता है। पंजाब तक बालुका स्तूपों के आवरण से ढका हुआ है। इन स्तूपों के आकार, रूप, आयु, दिशा और घनत्व की आवरण के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप यानी पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप जो वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत होते हैं। ठीक है। सेकंड है बरगान अथवा अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। यह प्राय मरुस्थल के उत्तरी भागों में देखने को मिलते हैं। फिर है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, यह पूर्वी और उत्तरी भागों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। इसके बाद दूसरा आता है 3 नंबर, वो है अर्धशुष्क अथवा राजस्थान का बांगर। अर्धशुष्क अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान की सीमा तक लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र का राजस्थान बांगर अथवा अर्धशुष्क मैदान का विस्तार है। इस क्षेत्र में के उत्तर में गंगा नदी का क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में शेखावटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी भाग में लूनी नदी अपनी
कई सहायक नदियों के साथ फैली हुई है। इसे पुनः 4 लघु भू-आकृति के भागों में बांटा गया है। इसी जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 5 है लूनी बेसिन। नंबर 2 है वो है शेखावती प्रदेश। अगला है नागोरी प्रदेश। तथा फोर्थ है वो है गंगा मैदान। ठीक है, इनके बारे में बांटा गया है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ लूनी बेसिन। अजमेर की दक्षिण पश्चिमी अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें अरावली के तीव्र उत्तरी पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी नदियां इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती है। लूनी तथा इसकी सहायक नदियां जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग वाली जालौर और टिरोजिलों में बहती है। लूनी अफवा क्षेत्र, इसका अफवा क्षेत्र की बात करें 34,866 वर्ग किमी के अलावा पश्चिम राजस्थान का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। लूनी नदी का संपूर्ण अफवा तंत्र जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसमें भौगोलिक प्रदेश के रूप में लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचभद्रा, चंद्रावला, कपारखंड से खारी नदी खारे पानी के गर्भ है। अब ऐसे ही गए शेखावती प्रदेश। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले तथा नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश मध्य एवं निम्न ऊंचाई के बालूकाल स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अंतर प्रवाही धाराएं हैं जो कुछ दूरी तक बहकर विलुप्त हो जाती है। इनमें मेगा और रूपनगढ़ प्रमुख नदियां हैं जो अरावली पहाड़ी से निकलकर सांबर झील में गिर जाती है। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से बालूकाल स्तूपों पर वनस्पति है। इस प्रदेश के अधिकांश अर्धवर्षाकार बालूकाल स्तूपों का विकास है। इस प्रदेश में अनेक लवणीय ग्रंथि जिन्हें रन कहा जाता है, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापरा, परिहारा, कुचामन आदि प्रभावित महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश में स्थानीय कुएं पाए जाते हैं जिन्हें जौहर कहा जाता है। जौहर या जौहर कहा जाता है। इन प्रदेश में मौसमी नदी कांदली है, चूरू जिले में राजगढ़ के निकट विलुप्त हो जाती है। अब है तीसरा नागौरी प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आतल लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावती शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के मध्य में विस्तृत है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मृदा में सोडियम नमक पाया जाता है। इस प्रदेश में पर्वत के अलावा कुछ छोटी पहाड़ियां नावा तहसील में जो अजमेर तक विस्तृत है। इस प्रदेश में नमक की झीलें सांबा, डेगाना, कुचामन और डीडवाना है। अगला है गंगड़ मैदान। यह क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का एक मैदानी क्षेत्र है। इस मैदान का इन मैदानों का निर्माण गंगड़ नदी की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में गंगड़ नदी को मृत नदी कहा जाता है। गंगड़ नदी का तल जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, जिसका जो कार्य है उसे नाली कहा जाता है। नाली कहा जाता है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरजगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। इसकी एक शाखा ध्रुव तहसील की शुष्क घाटी नौहर पात्रा में स्थित है। प्रारंभ में यहाँ गंग नहर द्वारा और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से मरुस्थलीय भूदृश्य भी परिवर्तन हो गया है। अब ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब सेकंड लेते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश से। दूसरा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम से सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में केतरी तक श्रृंखलाबद्ध रूप से विस्तृत है।
सीधी लंबी है। इसके उसके पश्चात यह छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई दिल्ली के लिए राष्ट्रपति भवन पर रायसीना की जो पहाड़ियां हैं वहां तक ये सीमित है। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी कुल लंबाई 692 किमी है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई, ये तो कुल लंबाई है, तथा राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किमी है। यह राजस्थान के उत्तर पूर्व में केसरी से दक्षिणी पश्चिम में खेड़बरार तक है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है वो गुरु शिखर है। बुरी शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है तथा कई रूपों में आपको 1728 की मिलती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर इसी भाग में है। अरावली श्रेणी के 3 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी अरावली श्रेणी को 3 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 5 है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर दौसा, जो उत्तरी अरावली उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इस क्षेत्र का विस्तार है जयपुर दौसा अलवर जिलों में है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियां, सोरावाटी की पहाड़ियां तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित है, जिनमें शिखर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित, जयपुर में भोदरीवा हो 920 मीटर, बाबाई 780 मीटर, जयगढ़ 648 मीटर, नाहरगढ़ 599 मीटर, बरवाड़ा 786 मीटर, मनोहरपुरा में है जो पहाड़ियां से 747 मीटर आती है। अलवर में भानगढ़ 649 मीटर, सिरवाता 651 मीटर, बेरा 704 मीटर, बिलारी की पहाड़ियां हैं जो 775 मीटर है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्टर से निर्मित है, जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है। अब सेकंड है वो है मध्य अरावली। मध्य अरावली की अगर बात करें, यह क्षेत्र मुख्यतः अजमेर जिले में फैला हुआ है। मध्य अरावली में एक और उत्तरी अजमेर में समतल क्षेत्र है तो दूसरी ओर ब्यावर क्षेत्र अनेक पहाड़ियों से युक्त असमतल प्रदेश है। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम भाग में तारागढ़ 876 मीटर ऊंचाई और पश्चिम में नाग पहाड़ 495 मीटर स्थित है। इस क्षेत्र में ब्यावर तहसील में बाढ़, परवेशिया, सिंहपुर घाट, चूराघाट तथा देवरी आदि स्थित है। इसी में अब है तीसरा है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। यह प्रदेश पर्वतीय है। इसमें प्रदेश में अनेक पहाड़ियों का शिखर है, जिनमें गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, जो आपको पहले भी बता था। इसके अतिरिक्त 1597 में अफजलगढ़, यानी ये इसमें सीधी त्रिकालीय क्रूज से जरात की आशा रखो इससे सम्मिलित नाम छुपे हुए हैं। ऋषिकेश, जरगा, कुंभलगढ़, लीलगढ़, नागपानी, सदनगढ़। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य का पठार घोरा का पठार कहलाता है। जयसमंद झील के पूर्व में खेती गेहूं का पट्टी लसाड़िया का पठार है। कुछ पहाड़ी चिकन तस्वीर आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे लिए जिन्हें दानी भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा पहाड़ियों की मेखला है, उसे ही कहा जाता है, जो हरी भरी है। अतः दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ ये श्रृंखलाएं सघन उच्च वनाचारी एवं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त पाई जाती है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। ध्यान रखना, गुरु शिखर ने इसको उपनाम दिया था, गुरु शिखर को संतों का शिखर। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताई दिया। अगला 3 नंबर है पूर्वी मैदानी भाग। अब तीसरा है वर्णन करते हैं वो पूर्वी मैदानी। पूर्वी मैदान, अब यह मैदान पश्चिम से पूर्व की तरफ 50 सेमी
सीमा वर्षा समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। इसका विस्तार 23.3%, इसका विस्तार की बात करें 23.3% भूभाग पर है। इसमें भरतपुर, अलवर के भाग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा तथा मध्य माही यानी 56 का मैदान आदि सम्मिलित है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मानी बेसिन सम्मिलित किया जाता है। तो नंबर 5 देखो चंबल बेसिन। नंबर 5 है चंबल बेसिन। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, मिटड़, अंतर सिलता आदि कलाकृतियां पाई जाती है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन तापीय दबाव पाए जाते हैं। नंबर 3 है वो है बनास का मैदान। बनास का मैदान यह मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में उद्भूत होकर अनेक शाखाओं जैसे कोठारी, डेन, सोहात्रा, मानसी, बांडी, दून, मोरेल तथा बेड़ल, गंभीर सहित चंबल और अंत में यमुना में मिल जाती है। इनका विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में है। ये मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्ण कटा तो कहीं पूर्ण समतल है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मटर का जमाव पाया जाता है जो कृषि के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त है। तीसरा है वो है मध्य माही यानी 56 का मैदान। मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन यानी इसे 56 का मैदान भी बोला जाता है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिणी पूर्व में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के दक्षिणी भाग में है। यह क्षेत्र माही नदियों का प्रवाह है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंबात पहाड़ी में गिरता है। इसका दक्षिणी क्षेत्र गहरा एवं कटा है। यह क्षेत्र गहराई तक विभेदित होने के कारण तथा पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ के नाम से इसे ही सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है। इस भूभाग को 56 का मैदान भी कहा जाता है। इसी कारण से इसे 56 का मैदान कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया तीसरा पूर्वी मैदान कंप्लीट हो गया। अब है दक्षिणी पूर्वी पठारी पट्टी। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती पठार बोलते हैं जिसे। हाड़ौती का पठार इस प्रदेश के अलावा विस्तृत झील एवं विंध्य झीलों का सम्मिश्रण है। इस प्रदेश का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी जिलों में है। यह प्रदेश राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए हैं। यानी ये कितना है 9.6% भूभाग को घेरे हुए हैं। इस प्रदेश में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें कुंद्रा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां प्रमुख है। ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सर्वत्र एक रूपता का न होकर धरातलीय दृष्टि से भिन्नता रखता है। इस प्रदेश को 5 धरातलीय उपप्रदेशों में बांटा गया है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 5 है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, डंग गंगानगर के उच्च क्षेत्र। ठीक है, तो ये बातों नाम आपको बता दिए। अब आगे है हाड़ौती पठार पर चंबल की सहायक नदियों जैसे काली, सिंध, पार्वती, मेज और उनकी उपनदियां ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है, जिसे नदी निर्मित मैदान भी कहा जाता है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग के मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृतियां रामगढ़, कस्बे, केरीगढ़, घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है तथा इसके मध्य एक छोटी झील है। झालावाड़ का पठार यहाँ काली मिट्टी का टुकड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में दमकदार की उस भूमि है जिसे छोटी छोटी पहाड़ियां इधर उधर विस्तृत यानी वितरण में फैली हुई है।
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान का भू आधारित स्वरूप विविधता युक्त है, यानी कई तरह की विविधताएं दिए हुई है राजस्थान का। यहाँ की वनस्पति, यहाँ पे एक तरफ मरुस्थलीय भाग है, दूसरी तरफ हरी भरी जो पूर्वी भाग है, वहाँ पे नदियों का आगमन है तथा रेगिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे काफी विविधताएं पाई जाती है हर प्रकार की। यहाँ के उत्तावर्ती प्रारूप क्षेत्रीय विविधताएं प्रदान करता है जो अलग अलग तथा यहाँ पे मिट्टी की जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में आर्थिक विकास एवं नियोजन का आधार प्रस्तुत करते हैं। ये जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है वो राजस्थान के आर्थिक नियोजन का भी आधार प्रस्तुत करते हैं। तो आपने डायग्राम से इसके चित्रवाइज व्यवस्थित आप वर्णन करोगे, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो धन्यवाद माता।